अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मरियम मारूफिया ख़ान, FCPS इंटरनल मेडिसन। आज की हमारी वीडियो जो है वो है जॉइंट पेन। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉमन और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है कि अप्रोच टू जॉइंट पेन, जिसमें आप सारे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ को जो है वो यहाँ मैं कवर करूँगी। जब कोई पेशेंट जॉइंट पेन के साथ आता है तो आपको उसमें किस तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपना लॉन्ग केस को लेके चलना है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जॉइंट पेन की क्या अप्रोच होती है। अगेन जैसे जो भी सिम्टम होता है पेशेंट का, उसका हम कंप्लीट ओडी पारा करते हैं। तो जो इसका ओडी पारा होगा उसमें ऑनसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को सडन हुआ है या ग्रेजुअल ऑनसेट है, ठीक है, इंसीडियस है। ऑनसेट आपने पूछना है कि आपको ये जो जोड़ों का, पेशेंट यही कहेगा कि मुझे जोड़ों में दर्द है, ठीक है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस होगा। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस है तो आपने उसकी डायग्नोसिस के सिर्फ चंद सवाल करने हैं। फिर आपने उसकी जो डिज़ीज़ है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में ही बताया था कि उस डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, उस डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस इटसेल्फ डिज़ीज़ जो करती है, और ट्रीटमेंट इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, और डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन, कंप्लाइंस टू द ट्रीटमेंट, पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस, फिर हिस्ट्री इस पे होगी। लेकिन अगर पेशेंट अनडायग्नोस्ड है तो फिर आपने पूरा जॉइंट पेन को डिटेल्ड में लेके चलना है। ये शुरू में ही डिसाइड करना है। या तो बहुत सारे पेशेंट्स पहले से बता देते हैं कि उनको इतने सालों से ये मर्ज़ है, या पेशेंट के ओवरऑल डिफॉर्मिटीज़ देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को क्या इशू है, या हिस्ट्री लेने के बाद। अब ऑनसेट में आपने ये पूछना है कि भाई जोड़ों का दर्द कब से है, अचानक शुरू हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुआ है। फिर ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट है या क्रॉनिक ऑनसेट है, ठीक है। जो कलेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रॉनिक ऑनसेट होते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। तो भाई ये कितने अरसे से है आपको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है कि कोई वायरल इलनेस होगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो वो वर्स होगा। तो आपने इसमें यही पूछना है कि प्रोग्रेशन के पहले से इम्प्रूव्ड हुआ है, बेहतर हुआ है, या पहले से बिगड़ गया है, या बिगड़ता ही जा रहा है, या पहले से कम हो गया है। पहले कितना था और अब कितना है, क्वांटिफाई लाजमी करना है इसको। इस तरह से क्वांटिफाई करेंगे कि पहले कितने जोड़ों में दर्द था और वक्त के साथ साथ अब कितने जोड़ों में दर्द हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका अंदाज़ा लगा लेंगे प्रोग्रेशन का, कि पहले एक जोड़ में था तो अब उसके 4-5 जोड़ों में दर्द है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन हो गई। एग्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी को नॉन इन्फ्लेमेटरी से आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो आपका जोड़ों का दर्द है ये काम करने से बढ़ता है या आराम करने से बढ़ता है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं ना, वो रेस्ट से वर्स होते हैं, ठीक है। फिर रिलीविंग फैक्टर्स, इसमें आराम कैसे आता है, दवाई लेनी पड़ती है आपको या रेस्ट करने से आराम आता है, या जब एक्टिविटी काम का शुरू करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दर्द खुद ही ठीक हो जाता है। एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जोड़ों में दर्द होता है तो क्या साथ में जोड़ों में सूजन भी हो जाती है, जोड़ लाल हो जाते हैं, और इसके साथ जोड़ कभी टेढ़े भी हुए हैं, ठीक है। डिफॉर्मिटीज़, स्वेलिंग। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या पूछना है कि स्मॉल जॉइंट्स वर्सेस लार्ज जॉइंट्स, के छोटे जोड़ों में दर्द है या बड़े जोड़ों में दर्द है, ठीक है। इससे आप बहुत सारी डिजीज़ को रूल आउट करेंगे कि छोटे दर्द जो शुरू हुआ है वो छोटे जोड़ों से शुरू हुआ है या बड़े जोड़ों से शुरू हुआ है, और कितने जोड़ों में दर्द है क्वांटिफाई करें, ठीक है। 1 2 3 जितने भी जोड़ों में दर्द है उससे एक एक करके हर जोड़ की, लेट सपोज़ कि उसने कहा है कि उसको पहले नी जॉइंट में था, अब उसके जो है वो फुट में भी है, फिर उसके जो है वो एल्बोस पे भी है, फिर शोल्डर पे भी है। तो आपने इस तरह पूछना है कि कौन कौन से जोड़ों में दर्द है, ठीक है। छोटे जोड़ों में है, पहले तो ये करें छोटे जोड़ों में है, बड़े जोड़ों में है, उसके बाद कौन कौन से जोड़ों में है उससे पूछें कि जो है वो बताएगी कि मुझे इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आपने ये पूछना है कि जोड़ दोनों हाथों में एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि उसके छोटे जोड़ों, जो हाथ के जोड़ है उसमें दर्द है, तो आपने सिमेट्री और एसिमेट्री को डिस्टिंग्विश कहाँ पे करना है कि दोनों हाथों में एक साथ शुरू हुआ है या एक एक करके शुरू हुआ है, ठीक है। सिमेट्री और एसिमेट्री, अक्सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होते हैं कि मतलब जो शोल्डर जॉइंट है तो क्या दोनों जोड़ों में एक साथ हुआ है। और माइग्रेटरी का कैसे पूछेंगे, ऐसा होता है कि जब दूसरे जोड़ में दर्द जाता है तो पिछला जोड़ ठीक हो जाता है, माइग्रेटरी, ठीक है।
अच्छा, फिर फंक्शनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनका फंक्शनल स्टेटस इस हद तक पुअर हो जाता है। तो फंक्शनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये पूछना है कि पहले अगर फीमेल है, तो स्पेशली फीमेल्स में बहुत होता है ये कि पहले अगर आप अपने घर का सारा काम खुद करती थी, तो अब भी क्या अपने घर का सारा काम आप खुद करती हैं, या अब आपने काम छोड़ दिया? इससे एक तो आपको सिवियरिटी पता चलेगी कि उसको इतना शदीद दर्द होता है या उसको इतनी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं कि वो अब अपने घर के काम नहीं कर सकती, या अगर उसका कोई प्रोफेशन था तो उसने अब जॉब छोड़ दी है या अभी भी जॉब कर पा रही है। तो फंक्शनल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ये पूछना है कि अगर मेल है तो क्या जॉब पे जा रहा है, ठीक है, या जॉब छोड़ दी है, तो मतलब इतना शदीद है। और अगर फ़ीमेल है तो घर के काम कैसे हो रहे हैं उसके, ठीक है, पहले ख़ुद करती थी, कितने काम खुद करती थी और अब कितने काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि इतनी सिवियर डिजीज़ है कि उसको अपनी जो बेसिक उसकी अपनी नीड्स हैं उसके लिए भी डिपेंडेंसी हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सिवियरिटी पता चलेगी, डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन पता चलेगी। ठीक है, फिर कोमोबिडिटीज़ आप यहीं पूछ लें पेशेंट से कि इसके अलावा आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मर्ज़ तो नहीं है। इससे क्या अंदाज़ा होगा कि लेट्स सपोज़ पेशेंट अगर कोई रोमेटोलॉजी डिज़ीज़ है उसको, और उससे उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, रोमेटोलॉजी डिज़ीज़ हुई, उसने लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज़ किए, उसके बाद उसको डायबिटीज़ हुई है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है कि स्टेरॉइड्स इंड्यूस डायबिटीज़ थी या डायबिटिक पहले से थी। तो यहाँ आप पहले ही पूछ लें कि इस बीमार से पहले आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मसला या कोई और बीमारी थी। अगर नहीं थी तो ठीक है, और अगर या फिर उसने अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लिए होंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई इतने टाइम उसने स्टेरॉइड्स लिए तो मे बी स्टेरॉइड्स इंड्यूस डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ कोमोबिडिटीज़ को शुरू में ही पूछना है। जॉइंट पेन का ये जो ओडी पारा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे आपने सबका यहाँ पे मेंशन करना होगा कि कितने जॉइंट्स में स्वेलिंग है, कितने जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ हुई हैं उसको, और कितने जॉइंट्स उसके इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ओलिगो आर्थराइटिस है, मोनो आर्थराइटिस है, पॉली आर्थराइटिस है, ठीक है, या खाली आर्थ्रेल्जियास है, ठीक है, सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है। डिजीज़ आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने डिफरेंशियल्स बना सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रख सकते हैं। लाइक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, मैंने पहले भी कहा था डिफरेंशियल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखें, ब्रॉड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या फिर मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या फिर ओवरलैप, जिसमें आपके पास गुंजाइश है कि आप उसमें 2-3 डिजीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज, उसको भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे अगर यंग मेल है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी जो जॉइंट पेन की जो अप्रोच है ना, इसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स को हमने रूल आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशियल है वायरल आर्थराइटिस, कॉमन चीज़ों को पहले रूल आउट करना है। ठीक है, वायरल आर्थराइटिस, लेट्स सपोज अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कि सडन ऑनसेट है और एक्यूट लग रहा है, आपको सडन ऑनसेट लग रहा है, और देखने में पेशेंट के ओवरऑल लुक में या पेशेंट की हिस्ट्री से आपको नहीं लग रहा कि वो क्रॉनिक डिजीज़ थी या उसकी कोई डिफॉर्मिटीज़ अब है, तो आप वायरल आर्थराइटिस को रूल आउट करें। जिसके लिए आपने क्या सवाल पूछने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वायरल आर्थराइटिस में चिकनगुनिया है, उसमें ही पेशेंट को जॉइंट पेन होता है, ओवरऑल बॉडी एक्स होते हैं और इतना पेन होता है कि पेशेंट अपने जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहा होता, तो वायरल आर्थराइटिस आपने पूछना है। आपने क्या पूछना है कि भाई इससे पहले आपको बुखार रहता था, आपको नज़ला, खांसी, फ्लू लाइक इलनेस, ठीक है, आपने ये पहले ही क्वांटिफाई कर लिया है कि ओलिगो या पॉली आर्थराइटिस है, और बॉडी एक्स। वायरल इलनेस को सिंपल आपने 2 सवाल करने हैं कि भाई इसके साथ आपको इस दर्द से पहले आपको नज़ला, खांसी, बुखार, गले में दर्द, ठीक है, इस तरह का कोई बीमारी हुई थी, कोई फ्लू वगैरह हुआ था, ठीक है, और जिस्म में दर्द हुआ हो। ठीक है, ये हो गया वायरल आर्थराइटिस। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछना है एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर। एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर में भी फ्लू लाइक इलनेस की हिस्ट्री होती है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है। अच्छा, एक सवाल आपने ये पूछना होता है कि बचपन में आपको बार बार गले में इन्फेक्शन होता हो, ठीक है, बार बार गले में इन्फेक्शन हुआ हो, या आपको दिल के वॉल्व का कोई मसला हुआ हो, ठीक है, धड़कन का मसला हुआ हो, धड़कन बेतरतीब हुई हो, और या फिर आपको किसी ने लंबे अरसे तक कोई एंटीबायोटिक दी हो, या फिर आपने लंबे अरसे तक पट्टे में कोई इंजेक्शन लगवाया हो। ये वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर। अब पेशेंट को तो ARF का नाम नहीं पता ना, अगर वो अनएजुकेटेड है, तो आप उससे कैसे रूल आउट करेंगे। स्पेशली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में आपको ये सारे सवाल करने होते हैं। तो इसमें भी रोमैटिक फ़ीवर के लिए आप क्या पूछेंगे कि भाई लंबे अरसे तक कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है, लंबे अरसे तक पट्टे में कोई इंजेक्शन लगा है, ठीक है,
बार बार बचपन में गले में इन्फेक्शन होता हो, जिसके बाद आपके पट्ठों जो है वो दिल के पट्टे मुतासर हुए हों, सांस फूल गई हो, दिल का मसला हो गया हो, ठीक है, जोड़ों का मसला हुआ हो उस वक्त, ठीक है, या जिस्म पे धब्बे पड़ गए हो, या जिस्म की कोई गैर इरादी तौर पे हरकत हुई हो, सिडेनम स्कोरिया, ठीक है, और कार्डाइटिस हो गया, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स हो गया, यही हिस्ट्री होती है। एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर, चाहे आप कार्डियक कॉसेस में जहाँ हम कार्डियक की हिस्ट्री लेंगे उसमें भी यही सवाल करने होते हैं। इससे कहीं अगर रोमैटिक होता है ना तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंट कोई ना कोई क्लू ज़रूर देता है। अब हमारे रूल आउट हो गए एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर और वायरल आर्थराइटिस। अब हम कनेक्टिव टिश्यू, जो प्योर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, उनकी तरफ आएंगे। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आपने क्या सवाल करना है कि पहले आपको हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि पेशेंट की हिस्ट्री 2-3 महीने की होगी, 6 वीक्स, मोर देन 6 वीक, 2-3 महीने की हिस्ट्री होगी। अच्छा, आपने पूछना है सुबह उठ के जोड़ों में अकड़ाहट होती है, जोड़ अकड़े हुए होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करने से बेहतर हो जाते हैं। अगर अकड़े हुए होते हैं जोड़ तो उनका ड्यूरेशन आपने पूछना है कि कितनी देर तक अकड़ाहट रहती है। सिग्निफिकेंट क्या है, मोर देन 30 मिनट्स, कि 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, ठीक है, और आराम से बढ़ जाता है आपका मर्ज, ठीक है, एक्टिविटी करने से आराम आता है। इसके साथ जोड़ में टेढ़ापन तो नहीं आ रहा, ठीक है, जोड़ में टेढ़े हो गए हों। काम फंक्शनल स्टेटस, कि अगर आप अपने काम घर के खुद कर लेती हैं, इसको डिटेल में आप पूछना है, ठीक है, या घर के काम काज करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट फिर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है। उसके लिए आपने पूछना है कि आपके वही जो ऑटोइम्यून के क्वेश्चंस होते हैं कि गुच्छों की सूरत में बाल गिरना, धूप में जाने से चेहरा लाल हो जाना, चेहरे पे निशान पड़ना, मुंह में छाले होना और जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। अच्छा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में ओवरऑल पेशेंट आर्थ्राल्जियाज की कंप्लेन ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू आर्थराइटिस, ठीक है। वो कहेगा जोड़ों में दर्द है, ठीक है। इसमें लेस लाइकली होता है जैकॉर्ड्स आर्थ्रोपैथी होती है, डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती है, डिफॉर्मिटीज़ होती भी है तो रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट आपने एमसीटीडी में अब आपके पास आ गया शॉगरन के लिए आपने क्या पूछना है कि आपकी आँखों में खुश्की होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेत भर दी हो, आँखों में बजरी भर दी हो, ठीक है, आँखों में चुभन होती है, रगड़ होती है, ठीक है, आपका मुंह खुश्क रहता है कि बार बार पानी पीना पड़ता हो, बात नहीं की जाती हो, मुंह खुश्क हो जाता हो। अच्छा, फिर आपने सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लिए क्या पूछना है कि जल्द में खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है जल्द में खिंचाव है, जल्द खिंचती जा रही है, ठीक है, मुंह कम खुलता है आपका, ठीक है, मुंह जो है वो छोटा हो गया है, मुंह कम खुल रहा है, खाना निगलने में तकलीफ़ होती है, खाना निगलते हुए फंस जाता है। अगर फंस जाता है तो आपने लेवल पता करना है कि फूड स्टिकिंग किस लेवल पे है, फेरिंग्स के लेवल पे है, इसोफेगस के लेवल पे है, ठीक है, मिड इसोफेगस पे है, खाना निगलने में मसला होता है या खाना चिपकता हुआ महसूस होता है। और अगर वो डिस्फीजर की हिस्ट्री दे तो आपने फर्दर एवेल्यूएट करना है कि सॉलिड से है, लिक्विड से है, साइमल्टेनियस है, साथ में रिगर्जिटेशन है या नहीं है, ठीक है, अगर तो डिस्फीजर की कंप्लेन आ रही है। फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना के सर्दी के मौसम में, ठीक है, या ठंडे पानी में हाथ डालने से उंगलियों के जो पोरे हैं उनकी रंगत में तब्दीली होती है और उनमें दर्द होता है। फिर आपने इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ के लिए क्या पूछना है कि आपके कंधे पे, सीने पे और आँखों के गिर्द धब्बे पड़ रहे हों, ठीक है, रैशेस, और नकल्स पे, हाथों में गहरे गहरे निशान बन रहे हों, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड पेन। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस अपर लिम की भी, लोअर लिम की भी। अपर लिम की कैसे कि कंघा करते हुए हाथों में दर्द होता हो, कमज़ोरी के साथ दर्द भी होता हो, ठीक है। पॉलीमायसाइटिस भी आप यही पूछ रहे हैं कि सिर्फ कमज़ोरी होती है या दर्द भी होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या बाथरूम में नीचे बैठ के उठने में दर्द होता है या कमज़ोरी होती है या सहारे से उठते हैं आप। और अगर डर्मेटोमायसाइटिस या इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी से तो एज रिलेटेड कोमोबिडिटीज़ बहुत आसानी, एज रिलेटेड, लाइक अगर फीमेल है तो आपने ब्रेस्ट ओवेरियन पूछना है कि जैसे छाती का कोई मसला तो नहीं है, पीरियड्स का कोई मसला तो नहीं है, माहवारी सही आती है, महीने में कितनी आती है, कोई रसोली, आप नाम लेके पूछने डायरेक्ट कि अक्सर पेशेंट नहीं बताते जब तक कि उनसे पूछा ना जाए कि भाई किसी किस्म की कोई रसोली तो नहीं है बच्चादानी में, ठीक है, या छाती में। और मेल से आपने लंग कैंसर, प्रोस्टेट, एज रिलेटेड और कोलोन कैंसर, तो यही कि सांस का कोई मसला, ठीक है, खांसी, बलगम, और प्रोस्टेट के मसाने में मसला हो रहा हो, पेशाब में रुकावट हो रही हो, कतरे की सूरत में आता हो, ज़ोर लगाना पड़ता हो, ठीक है, गुदूद में ज़्यादती की कमी है, ज़्यादती हो रही जिसकी वजह से जो है वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को बेसिकली आपने आप पूछना है। और कोलोन कैंसर के इसलिए कि एज रिलेटेड, कि आपके आंतों का कोई कैंसर, ठीक है, या पखाने की जगह से खून आ रहा हो, तो ये एज रिलेटेड मैलिग्नेंसीज अगर तो आपको डर्मेटो लग रहा है।
अच्छा नेक्स्ट है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्ला, वेस्कुलाइटिस और बेशेट। ठीक है, एप्ला के लिए आपने क्या पूछना है कि एप्ला के लिए आपने एक तो पूछना है कि कहीं से खून आ रहा है, ब्लीडिंग, कहीं जिस्म पे धब्बे पड़ रहे हैं, ब्रूसेस। ठीक है, मिसकैरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ीमेल है तो आपका कभी कोई बच्चा ज़ाया हुआ है, अगर ज़ाया हुआ है तो कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ज़ाया हुआ, अर्ली मिसकैरेजेस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक टांग में सूजन हो गई हो, ठीक है, एक हिस्से पे फालिज हो गया हो, लकवा हो गया हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, नज़र कुछ मिनट के सेकंड्स की नज़र चली गई हो, या ख़ानदान में किसी को कम उम्र में फालिज या झटका या दिल का दौरा पड़ गया हो, या अचानक मौत हुई हो, हाइपरकॉग्लेबल स्टेट। विजुअल लॉस हो गया, गैंग्रीन, आपने वैसे तो गैंग्रीन नज़र भी आ जाएगा, लेकिन आप पूछ भी लें कि कभी कोई हाथ पर काला हुआ है, काला हो गया हो, ठीक है, जिसके बाद उसको काटना पड़ा हो। रिकरेंट ओरल और जेनाइटल अल्सर्स बेशेट के लिए कि बार बार दर्द वाले दाने होते हों मुंह में और पखाने की जगह पे। यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग बेसिकली डीवीटी है। पेनफुल लम्स ऑन लेग्स, एरिथमा नोड्यूसम है कि टांगों पे आपके दर्द वाले दाने बनते हों। ब्लड इन स्प्यूटम यूरिन, वेस्कुलाइटिस के लिए कि कभी जो है वो बलगम में खून आया है या पेशाब में खून आया है और जिसम भी किसी भी किस्म का कोई धब्बे पड़ते हों, एनी रैश, वेस्कुलाइटिस के लिए। अच्छा, स्पंडाइलो आर्थ्रोपैथीज़, स्पंडाइलो आर्थ्रोपैथीज़ के आपने पूछना है कि कमर में दर्द, खासतौर सैक्रोलियाइटिस, कमर में दर्द रहता हो, सुबह सुबह कमर अकड़ी हुई रहती हो, स्पेशली अगर मिडिल एजेड यंग मेल है, सुबह सुबह कमर में अकड़ाहट रहती हो, ठीक है, कमर अकड़ी हुई रहती हो, लार्ज जॉइंट्स इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने खासकर ये सिग्निफाई करना है कि कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। स्किन रैश कौन सा, ज़ोरियासिस का। आपने पूछना है कि छिलके जैसा, चांदी के छिलके जैसा कहीं पर रैश बन रहा है, कहीं पे कोई रैश बन रहा है चांदी के छिलके जैसा, ज़ोरियासिस का स्केली रैश होता है। अच्छा, क्रॉनिक डायरिया आपने पूछना है कि ऐसा तो नहीं पतले पखाने आते हों, कभी कब्ज़ कभी मोशन रहते हों, रेड आइस, आँखें लाल हो जाती हों, यूवाइटिस है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप पूछ रहे हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, ठीक है, जो कि एनकाइलोसिस स्पंडाइलिटिस में होती है, तो इसके लिए सिर्फ आप ये पूछें कि सांस में कोई मसला रहता है या खुश खांसी रहती है और सांस फूलता हो। बर्निंग मिक्चुरेशन वो उसके लिए आप यूरेथ्राइटिस के लिए इसमें पूछें कि छोटे पेशाब में जलन या छोटे पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट, गाउट और ज़ूडोगाउट। गाउट और ज़ूडोगाउट में आप क्या पूछेंगे कि ऐसा हुआ है कि कभी आपका जो पैर का जो घुटना है उसमें एकदम से सूजन हो गई हो, बहुत शदीद दर्द हुआ हो और उसके बाद जो है वो कुछ हफ्ते तक दर्द रहा हो, उसके बाद ठीक हो गया हो और ऐसा बार बार हुआ हो। बेक्टो, रीनल इन्वॉल्वमेंट, आपको गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, गुर्दों में पथरी का कोई मसला तो नहीं है, आपने कभी यूरिक एसिड कराया है, यूरिक एसिड की ज़्यादती आ रही हो, पूछ लें आप बेशक यूरिक एसिड के क्या। अल्कोहल, आप पर्सनल हिस्ट्री में अल्कोहल को ज़रूर इसमें कंसिडर करें कि आप शराब चनोशी तो नहीं करते। फिर रेड मीट, आप बड़े का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट हो गया और सी फूड हो गया, इंक्रीज यूरिक एसिड, तो ये गाउट और सूडोगाउट में आ जाएगा। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस, अब यहाँ पे आपने जो हिस्ट्री ली है ना, इससे आपका जो है वो डिफरेंशियल्स यहाँ पे बन जाएंगे कि पेशेंट जो भी हिस्ट्री देगा आपको उसके आपके यहाँ पे डिफरेंशियल्स बना लिए। अब डिफरेंशियल जो भी हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की सेम है, आपने हेड टू टो सबको ओवर जो है ना आपने पूछना है। अब कॉम्प्लिकेशंस में आप हेड से स्टार्ट करें तो ब्रेन से, जिसमें आपने पूछना है ऑल्टर्ड सेंसोरियम, जैसे कभी आप बेहोश हुए हो, कभी झटका आया हो, सर में दर्द रहता हो, ठीक है, जिसम के आधे हिस्से में फालिज जैसी कमज़ोरी हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, सुनपन रहता हो, कभी अचानक नज़र चली गई हो, और एसएलई में बहुत इंपॉर्टेंट साइकोसिस है, फिर फीमेल्स अगर स्पेशली है कि आपको नफ्सियात का कोई मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता कि आपको लग रहा हो कि आपकी नफ्सियात में तब्दीली हो रही है, ठीक है, आप बहकी बातें करती हों, ठीक है, फेशियल वीकनेस के चेहरे पे कमज़ोरी आ रही है, चेहरे पे टेढ़ापन आ रहा है, पोस्टरल डिजीनेस, जब बैठ के खड़ी होती हैं तो चक्कर से आते हैं, नेक पेन, स्पेशली अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, नेक पेन, गर्दन घुमाने में दर्द तो नहीं होता, ठीक है, या गर्दन के लिए आप कॉलर का इस्तेमाल करती हैं, अक्सर पेशेंट्स कॉलर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में तो नहीं यूज़ कर लेकर आएंगे ना, तो आपने पूछना है कि गर्दन में दर्द तो नहीं है, गर्दन के लिए कॉलर इस्तेमाल तो नहीं करती, ठीक है, नमनेस, पैरेस्थीजियास, हाथ पैर सुन रहते हो या हाथ पैरों में सुइयाँ चुभती हों।
नेक्स्ट आ जाए आपके पास, यहाँ पे आएगा कफ, स्प्यूटम और चेस्ट पेन। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में आप पूछ लें कि भाई खांसी रहती है, बलगम होता है, सांस फूलती है, सीने में दर्द तो नहीं होता, प्लूराइटिस, सांस लेने में सीने में दर्द होता हो, उठने बैठने से सीने में दर्द होता हो, प्लूराइजी इज़ कॉमन। एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो सीरोसाइटिस, प्लूराइजी ये कॉमन है। ऑर्थोपनिया, पीएनडी, कार्डियक इश्यूज़ के लिए आप पूछ लें कि दिल की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, दिल की धड़कन बेतरतीब रहती हो, दिल की धड़कन तेज़ रहती हो, सीधा लेटने में सांस में मसला होता हो, नींद से कभी उठे हैं सांस की वजह से, ठीक है, सीने में दर्द होता हो उठने बैठने से, पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, ये मेसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस है कि अगर मिडिल एज पेशेंट है और क्रॉनिक डिजीज़ है उसको कि 6 साल या 10 साल से उसको एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट होगा पेन, अगर पेन इन एब्डोमेन ना। पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग आप पूछेंगे खासकर पेट में दर्द होता हो जो खाने के बाद होता हो, तो ये मेसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, अब ये भी तो हो सकता है ना कि पेशेंट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का तो नॉन केस है, लेकिन अभी जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो कुछ और है, तो आपने उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन को भी तो रूल आउट करना है। लेट सपोज़ मैं बताती हूँ आपको कि मैंने एक लॉन्ग केस प्रैक्टिस की थी, उसमें एक फ़ीमेल थी जो एक नॉन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर थी जिसको एसएलई था, लेकिन अभी जो उसकी प्रेजेंटेशन थी ना वार्ड में वो थी एब्डोमिनल पेन, लेकिन मुझे तो ओडी पारा एब्डोमिनल पेन का करना था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी उसकी हिस्ट्री दी तो वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर था उसको। अब एब्डोमिनल पेन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कि अगर माइंड में रखें कि एक पेशेंट नॉन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लेट सपोज एसएलई आ रहे हैं, अब वो अगर एक्यूट एब्डोमिनल पेन या एक्यूट एब्डोमिन के साथ इमरजेंसी में आती है तो आपके डिफरेंशियल्स क्या होंगे, आप अपना ओडी पारा क्या क्या रखेंगे उसमें। तो 3-4 चीज़ें होती हैं। लेट सपोज पेशेंट अगर कनेक्टिव टिश्यू की है तो वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे होगी, ठीक है। तो अगर पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ आई है और स्टेरॉइड्स ले रही है, स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी है। दूसरा पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को देखना है। तीसरा वेस्कुलाइटिस आ गया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है भी कनेक्टिव टिश्यू की ही दे, हो सकता है वो किसी और कंप्लेन से हॉस्पिटल आई हो, तो आपने उसको लेट सपोज अगर एब्डोमिनल पेन के साथ आई है तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा कि आपने ये चीज़ें पूछनी है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और वेस्कुलाइटिस, ठीक है। एब्डोमिनल वेस्कुलाइटिस, मेसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस, स्पेशली अगर पेन आफ्टर ईटिंग है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में भी हो सकता है पेन आफ्टर ईटिंग, और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी ऐसे ही प्रेजेंट कर सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग, रिगर्जिटेशन, ये वही है कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपने लाजमी पूछना होता है। मैं अपनी एक वीडियो शॉर्ट ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं स्टेरॉइड्स इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी कि जब भी कोई पेशेंट हिस्ट्री दे कि वो स्टेरॉइड्स लेता है तो आप पे फ़र्ज़ है कि आपने फिर उससे क्या क्या सवाल करने हैं स्टेरॉइड्स इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस के। बोन पेन, अगेन ये स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस ही मैंने बताई हुई यहाँ पे कि एपिगैस्ट्रिक, आपने 2-3 सवाल हैं जैसे बहुत इजी हैं कि भाई मैदे में जलन तेज़ाबियत रहती है, खट्टी डकारें आती हो, सीना जलता हो और मुंह में खट्टा पानी आता हो, ठीक है, या राइजिक का इस्तेमाल करते हो आप। बोन पेन, हड्डियों में दर्द रहता हो, ठीक है, बग़ैर चोट लगे किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है। हेमाटोमेसिस मेलाना, कभी खून की उल्टी हुई हो, ठीक है, या काले पखाने आते हों, फ्रॉदी यूरिन, ओलिगोयूरिया, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में रीनल इन्वॉल्वमेंट के लिए आपने क्या पूछना है कि छोटे पेशाब में झाग आते हैं, छोटा पेशाब कम हो जाता है, कभी छोटे पेशाब का मसला हुआ हो, कभी डायलिसिस हुए हो, कभी छोटे पेशाब में खून आया हो। पेरिऑर्बिटल पफिनेस, आपने ये रीनल के लिए क्या पूछना है, सुबह उठ के चेहरे पे सूजन होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हो। अच्छा, अब पेशेंट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का है ना तो वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, और अगर स्पेशली वो स्टेरॉइड्स ले रहा है तो वो तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। तो अगर पेशेंट पहले से डायबिटिक नहीं है और उसने हिस्ट्री भी नहीं दी है तो अब आपने पूछना है कि स्टेरॉइड्स इंड्यूस डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है ऐसे कि आपको आजकल ज़्यादा पेशाब आ रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, या कभी शुगर के टेस्ट करवाए हैं, शुगर चेक कराई है। अक्सर पेशेंट क्या होते हैं कि अगर वो नॉन डायबिटिक नहीं होते और आप ये डायबिटीज़ की हिस्ट्री मिस कर देना तो आप ब्लंडर करते हैं, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में इंसुलिन लग रही होती है उसको। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे लॉन्ग केसेस जब प्रैक्टिस करती थी तो मैं भूल जाती थी डायबिटीज़ को कोमोबिडिटी में पूछना, और पता चलता था कि पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन वार्ड में उसको इंसुलिन लग रही है क्योंकि वो डायबिटिक आया है उसके टेस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री नहीं दे तो आपने ये चंद सवाल करने हैं क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम वार्ड में ही उस वक्त डायग्नोस हो रहे होते हैं डायबिटीज़। ट्यूबरक्लोसिस के आपको टीबी हुई है पहले कभी, ये तो हम सबसे ही पूछते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट कि आपको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार गला ख़राब होता है, ठीक है, बार बार छोटे पेशाब में जलन होती है, स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड यूटीआई भी होते हैं, ठीक है, बार बार आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है।
कुशिंगनॉइड फीचर्स इंपॉर्टेंट है। जब तो ये कुशिंगनॉइड फीचर्स अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे तो वो तो आपको फेस देख के लुक में जब आप पेशेंट को देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की हिस्ट्री दे रहा है और कुशिंगनॉइड फेस है तो मतलब वो स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड है। लेकिन अगर पेशेंट इतना सिवियर कुशिंगनॉइड उसके टिपिकल फीचर्स नहीं है तो आप ख़ुद से पूछ लें कि भाई के पेट पे लाल निशान बनते हों, जिस्म में ख़ारिश रहती हो, ठीक है, और बार बार स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हों और एकदम की याद की कमी होती हो। अब ड्रग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ड्रग हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तो पेशेंट नो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो वो बहुत सारी ड्रग्स ले रहा होगा, तो आपने सारी उसकी ड्रग हिस्ट्री लेनी है कि भाई देखिए ये आपने करना है कि लेट्स सपोज पेशेंट एक नॉन आरए है। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है कि उसका आरए वेल कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है या बिल्कुल ही बर्नट आउट डिजीज़ है। तो वो बर्नट आउट क्यों हुआ है? उसने प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं ली, उसने उसकी तरफ से कंप्लाइंट का इशू था, या उसको किसी ने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब ही नहीं की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जब से डिज़ीज़ की तशख़ीस हुई है तब से अब तक क्या दवाइयाँ ली हैं। भाई अगर बर्नट आउट डिज़ीज़ है तो इसका मतलब ही किसी ने उसको डिमांड्स दी ही नहीं है, उसको स्टेरॉइड्स पे ही रखा हो या सिंपल पेन किलर्स पे रखा हो। तो जो भी पेशेंट जो है वो अक्सर पेशेंट ब्रांड नेम बता रहे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन मेडिसिन है ना उनके ब्रांड नेम पता होने चाहिए। जैसे मीथोट्रेक्सेट का पता हो, लेफ्लोनामाइड का पता हो, लेफोरा, ठीक है, और SEQ है, ठीक है, पेशेंट ब्रांड नेम बता रहा होता है। तो इन मेडिकेशंस के जो है नाम आपको पता होने चाहिए। आपने ये ज़रूर हिस्ट्री लेनी है कि भाई जब से अब तक क्या दवाइयाँ ली हैं और अभी क्या करंट मेडिकेशंस हैं, ठीक है। अगर पुरानी लॉन्ग हिस्ट्री है तो आपको सारी मेडिकेशन से पूछती है कि कोई चावल के दाने जैसी गोलियां जो कि दिन में 3-3 4-4 दफ़ा लेते हों, ज़्यादा कुछ तादाद में लेते हों, और अगर स्टेरॉइड यूज़ की हैं तो कितने अरसे से स्टेरॉइड यूज़ की है, और अगर स्टेरॉइड यूज़ कर रहे इतने अरसे से तो बीच में उसने कोई हड्डियों का स्कैन कराया है, कोई डेक्सा स्कैन कराया है, कोई कैल्शियम की टैबलेट्स लेता है, कोई प्रोटेक्शन लेता है या नहीं लेता है, ये सब पूछना है। और स्पेशली अगर फ़ीमेल है और वो मीथोट्रेक्सेट या लेफ्लोनामाइड ले रही है तो आपने कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री भी लेनी है कि कोई वो बच्चा रोकने की दवाई इस्तेमाल कर रही है, अगर मैरिड है उसको पता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कोई एहतियात कर रही है या नहीं कर रही है, या हमल से तो नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सो ड्रग हिस्ट्री कनेक्टिव टिश्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ड्रग इंड्यूस ल्यूपस भी तो होता है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस आरए भी होता है, पेनिसिलिनामीन्स हैं। तो ये 2-3 दवाइयाँ याद कर लिएगा, मिथाइल डोपा है, हाइड्रोलाजीन है, पेनिसिलिनामाइन है, आइसोनियाजिड है, कि इनसे भी ड्रग इंड्यूस्ड होता है। स्टेरॉइड्स यूज़, हकीमी मेडिकेशंस का यूज़, ठीक है, और इंजेक्टेबल। लेट सपोज अगर पेशेंट को कोई जेनस काइनेस इनहिबिटर्स या कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स कभी लगे हों या अभी हॉस्पिटल में लग रहे हों तो ये इंजेक्टेबल का भी आप पूछिए कि कोई महंगा बड़ा इंजेक्शन लग रहा हो, ठीक है। या मीथोट्रेक्सेट का आप ये पूछ सकते हैं कि हफ़्ते में कोई ऐसी गोली हो जो हफ़्ते में 3 दिन या 1 दिन इस्तेमाल करती हूँ और साथ में फॉलिक एसिड के साथ खा रही हूँ, इस तरह करके। अच्छा, हाई रिस्क सेक्चुअल बिहेवियर की HRSB इज़ बेसिकली हाई रिस्क सेक्चुअल बिहेवियर, ये तो आप सब में ही लेते हैं, इसमें भी लेनी है। HIV, हेपेटाइटिस B, C के अगर इंजेक्टेबल्स लग रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ज़ाहिर है ये जो पेशेंट्स होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के, इनको अपनी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ तो इनकी अपनी है, आपने ना इनकी कॉम्प्लिकेशंस, इनकी एक कॉम्प्लिकेशन एनीमिया भी तो है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी होता है, एनीमिया इटसेल्फ ड्रग इंड्यूस एनीमिया भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में एनीमिया एक तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है, आपने इस तरह से क्लासीफाई करना है इसको। अगर एग्जामिनर भी पूछे कि इस पेशेंट को एनीमिया क्यों होगा, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ठीक है, इस तरह से बताना है। माइक्रोसिटिक क्यों हो सकता है कि भाई आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, एक क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है बॉडी में इसलिए उसको एनीमिया है। और आयरन डिफिशिएंसी क्यों हो सकता है कि मे बी पेशेंट कहीं से ब्लड लॉस कर रही है, पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स ले रही है तो पेशेंट कहीं से ब्लड लॉस कर रही है इसलिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। या पेशेंट को अगर मेनोरेजिया हो रहा है, साथ में ITP है, ठीक है, क्योंकि ITP की एसोसिएशन होती है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में, इसीलिए मैंने पूछा था ब्लीडिंग और ब्रोसिस का, ठीक है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनियाज के लिए। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पेशेंट जो है प्योर एक बड़ा अच्छा सा कनेक्टिव टिश्यू का पेशेंट आ जाए, नहीं, हो सकता है वो इस वक्त आपके पास किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है। अब वो कॉम्प्लिकेशंस में ITP भी हो सकता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, ल्यूपस हेपेटाइटिस भी हो सकता है, आपके पास ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के साथ भी आ सकता है। तो पेशेंट आपको एनीमिया और की कंप्लेन देगा, तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा जो है ना वो बिल्कुल ओपन रखना है। आयरन डिफिशिएंसी मैंने बता दिया कि आयरन डिफिशिएंसी हो सकता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ड्रग इंड्यूस्ड, ठीक है, ब्लीडिंग,
ब्लीडिंग से हो सकता है। और मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या हो सकता है, मीथोट्रिक्सेट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कराती है। मैक्रोसिटिक तो वो ड्रग इंड्यूस हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस साइटोपिनियास हो सकती है, ये सारी ड्रग्स एनीमियास कराती हैं। ठीक है, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये सारी ड्रग्स एनीमियास कराती हैं, हेमोलिसिस करा सकती हैं, तो इनकी वजह से भी हो सकता है, तो आपने इसी तरह बताना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो अभी उसके क्या क्या टेस्ट हुए हैं, ठीक है। और उसकी आपने ये ज़रूर पूछना है कि अगर डायग्नोस्ड केस है तो डायग्नोसिस कैसे हुई थी, मतलब बहुत सारे उसके टेस्ट कराए थे, खून के महंगे महंगे टेस्ट कराए थे। ज़ाहिर है सीरोलॉजी हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी ईजिली नहीं होती, बाहर के टेस्ट होते हैं, तो आप ये पूछ लें महंगे टेस्ट हुए थे और बहुत सारे टेस्ट हुए थे उस पर आया था। या अगर लेट सपोज अगर SLE है तो ल्यूपस नेफ्राइटिस का कैसे पूछेंगे, कोई सुई वाला टेस्ट हुआ था, गुर्दे का टुकड़ा लेके उसका टेस्ट कराया था ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए, ठीक है। और अगर चेस्ट इन्वॉल्वमेंट है तो कोई CT स्कैन चेस्ट का कराया था, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या ली है उसको, ये इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिल रही है। हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई है, हॉस्पिटल में कोई एक इंजेक्शन तो नहीं लग रहा मिथाइलप्रेड कि कोई एक इंजेक्शन ड्रिप में चलता हो, या हॉस्पिटल में गोलियां मिल रही हैं, ठीक है। ये आपने सारी ट्रीटमेंट पूछनी है। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटलाइजेशन में आपने ये पूछना है कि जो है वो कितनी कि पेशेंट की इसमें डिजीज़ सिविरिटी पता चलेगी कि कितनी दफ़ा अस्पताल में दाखिल होते हैं, मतलब बार बार एडमिशन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्यों किस वजह से एडमिशन हो रहे हैं। तो और हर हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल कि अगर 4 दफ़ा एडमिट हुआ है तो चारों दफ़ा उसको इशू क्या था और उसकी क्या ट्रीटमेंट उसने ली है, ठीक है। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं ना, जिनके पेशेंट नोन केस होते हैं ना, तो उसमें ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि उसकी डिज़ीज़ की ओवरऑल प्रोग्रेशन क्या है, क्यों हॉस्पिटलाइज हो रहा है बार बार। इम्यूनाइजेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट है कि आपने उसने कभी ली है इन्फ्लुएंज़ा और न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन, नहीं ली तो आपने एडवाइस करनी है। पर्सनल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एडिक्शंस आ जाएंगी इसमें सारी, मीट इंटेक आ जाएगा। और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल क्यों, क्योंकि अगर उसको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसको सिवियर डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो वो अपना काम कैसे कर रहा है, वो तो जॉबलेस है। फिर उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उसके कौन अफोर्ड कर रहा है उसकी सारी चीज़ें। आप उसको टेस्ट तो लिख के दे रहे हैं लेकिन वो अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो थोड़ा पेशेंस से जो है वो एम्पैथी जो है दिखाने के जो है वो भाई कि आपको इतने टेस्ट आप कौन अफोर्ड करेगा, मतलब ज़कात से होंगे, ख़ुद से करेगा, जॉबलेस है, जॉब छोड़ दी है, उसका ख़र्चा कौन उठा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शनल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट द हिस्ट्री ऑफ जॉइंट पेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है कि डायग्नोस्टिक पैटर्न ऑफ द जॉइंट पेन। ये वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, जिसमें कि भाई आपने डिस्टिंग्विश करना होता है इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में RA है, SLE है, गाउट है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ जॉइंट्स इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको अगर ये चीज़ें याद होंगी ना तो आपको हिस्ट्री में हेल्प आउट होगा कि अगर मोनो आर्टिकुलर है तो वो गाउट हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, लाइम डिजीज़ हो सकता है, ओलिगो में रिएक्टिव आर्थराइटिस IBD है, पॉली आर्टिकुलर में RA और SLE आता है। फिर साइट ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो RA है वो प्रॉक्सिमल को करता है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिस्टल को करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। यूलार क्राइटेरिया आपको RA का भी आना चाहिए, ये आपने याद करना है। अल्वीना स्कीम में ये क्राइटेरिया सारे एक साथ लिखे हुए हैं, तो बेहतर है वहाँ से कर लें। SLE का यूलार क्राइटेरिया और RA का यूलार क्राइटेरिया विथ नंबरिंग प्रॉपर, आप अभी से याद करें ताकि आपको वो एंड पे याद हो जाए, और ये अपडेटेड हैं सारे। DAS 28 स्कोर है, DAS 28 स्कोर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, ये डिजीज एक्टिविटी स्कोर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि >5 है, >3 है, ठीक है, <3 पे डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर है, कि आप कैसे डिज़ीज़ को जो है वो क्वांटिफाई करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं आपके यहाँ से SLE है या RA है। ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है, जिसमें ये पूरा चार्ट है, या आप इसको पढ़ें कि आप SLE और RA को कैसे करेंगे। जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि RA का पेशेंट अगर अनट्रीटेड हो ना तो उसमें डिफॉर्मिटीज़ 100% होती हैं,
ठीक है। अगर तो पेशेंट ने अर्ली डिमार्ट्स ली हैं तो उसको कम से कम डिफॉर्मिटीज़ होंगी, लेकिन अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है कि उसको एक लंबे अरसे से जोड़ों में दर्द है और हैरत की बात एग्जामिनेशन में कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये RA लेस लाइकली है, ये फिर SLE बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्लू है कि अगर वो आपसे पूछें भी कि वाई नॉट RA, तो वही आप ये कहेंगे कि इतने अरसे से जोड़ों में दर्द है और कोई डिफॉर्मिटी नहीं है और पेशेंट ने ट्रीटमेंट भी नहीं ली है, तो ये लेस लाइकली है। RA के पेशेंट यूजुअली बेशक पेशेंट ट्रीटमेंट भी ले रहा है और डिमांड्स भी ले रहा है, फिर भी उसकी डिफॉर्मिटीज़ हो ही जाती हैं, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ये एप्ला का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्ला अलग से नहीं आता, SLE की एसोसिएशन में ही आता है। तो और एप्ला का सवाल आपने लाजमी करना है। देखिए बेशक आपके डिफरेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, आप एक पेशेंट का लॉन्ग केस करें कनेक्टिव टिश्यू पे, तो कुछ चीज़ें आपने नहीं भूलनी, जैसे कि SLE है, RA है, शॉगरन है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है और एप्ला और वेस्कुलाइटिस है। अगर आपने एप्ला और वेस्कुलाइटिस नहीं पूछा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लंडर है। ठीक है, ये तो ज़रूरी आपने पूछना होता है कि पेशेंट को बहुत कॉमन है, पेशेंट के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि एप्ला के साथ प्रेजेंट करते हैं और वो सेकेंडरी एप्ला होता है। तो एप्ला का स्पेशली फीमेल अगर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्ला का ये रिवाइज्ड क्राइटेरिया है, ये न्यू क्राइटेरिया है, अप टू डेट से। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। पूरा बड़ा सा ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हैं वो देख लीजिएगा। थैंक यू। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट पेन। आई होप ये जॉइंट पेन आपको हेल्प करेगा। और जब आप इसकी हिस्ट्री लेंगे, आप इसकी हिस्ट्री लें, इस पर लॉन्ग केस करें और फिर जो है वो मुझे फीडबैक दीजिए कि ये हेल्पफुल था या नहीं था, आप आपके डिफरेंशियल्स बने इसको लेके, और हिस्ट्री आपको कितनी अच्छी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और जिन लोगों को टॉक्स देना है या जिन्होंने टॉक्स में अपेयर होना है, तो मेरी जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो शॉर्ट्स हैं, वो टॉक्स पे हैं, जिसमें मैं कॉमन जो एक्सरेज हैं, और क्योंकि टॉक्स में आपके 12 स्टेशंस होते हैं जिनमें एक्सरेज होता है, पिक्चर्स होती हैं, तो वो उस हवाले से कि जो इम्पोर्टेंट टॉक्स के टॉपिक्स हैं वो मैं शॉर्ट्स में शेयर कर रही हूँ, तो वो आप शॉर्ट वीडियोस उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।